नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का आदिकाल भाग 4 के अंतर्गत आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाम सुझाए हैं। इनमें सबसे पहला प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने आदिकाल का नाम दिया चारणकाल। इसके उपरांत मिश्र बंधुओं ने नाम दिया प्रारंभिक काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम दिया वीरगाथा काल। राहुल सांकृत्यायन जी ने इसका नाम दिया सिद्ध सामंत युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को नाम दिया बीजवपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने इसे नाम दिया वीरकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे नाम दिया आदिकाल। और ग्रियर्सन जी की तरह ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इस काल का नाम रखा संधि काल एवं चारण काल। जिन आधारों पर काल विभाजन किया जाता है, अंततः उन्हीं आधारों पर नामकरण की समस्या भी हल हो जाती है। आदिकाल की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसमें किसी प्रवृत्ति की केंद्रीय भूमिका नहीं है। किसी भी जीवित साहित्य के विकास में कई प्रकार की मनस्थितियों और भावों का विकास साथ साथ होता है। ऐसी स्थिति में चेतना की बहुकेंद्रीयता का आभास पूरे साहित्य में होता है। इस प्रकार की साहित्यिक परिस्थिति में किसी एक प्रवृत्ति को केंद्रीय मानकर उसका नामकरण एक प्रकार से नाइंसाफी है। नामकरण पर विवेचना के लिए उस कालखंड के रचना और परिवेश के जटिल संबंधों को सूक्ष्मता से समझना होगा। उस कालखंड की रचनाओं के भीतर घात प्रतिघात को सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में पहचानना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने आदिकाल के संबंध में जो अपनी अवधारणा बनाई है, उस पर एक आलोचनात्मक बहस आवश्यक है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसा दत्तासी के इतिहास में इस प्रकार के साहित्यिक कालखंड का कोई विभाजन नहीं है। स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव में यह इतिहास कवियों के वृत्त संग्रह मात्र ही रह गया है। इसी प्रकार शिव सिंह सेंगर के शिव सरोज में भी किसी निश्चित दृष्टिकोण के अभाव में काल विभाजन ठीक से नहीं किया गया। आचार्य शुक्ल के पूर्ववर्ती इतिहासकारों में जिन दो इतिहासकारों का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उनमें से एक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरे हैं मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन शायद हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण की परंपरा की शुरुआत की और इस प्रकार इतिहास की प्रक्रिया का हल्का सा आभास दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत इस काल का नामकरण किया चारण काल। अब वे इस काल की आरंभिक सीमा को 643 ईस्वी मानते हैं, लेकिन वे विभाजन और नामकरण के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। वे जिस समय से साहित्य का आरंभ मानते हैं, हम उस समय में चारणों की प्रवृत्ति को उस प्रकार से उभरते हुए नहीं पाते हैं। वह काल तो नाथों और सिद्धों के
साहित्य सृजन का काल है। उस काल के साहित्य में कुछ हद तक धार्मिक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन चारणों से जुड़े स्तुतिपरक साहित्य का अभाव ही है। जॉर्ज ग्रियर्सन के नामकरण के पीछे कर्नल टॉड के ग्रंथ राजस्थान की बड़ी भूमिका है। उनके ग्रंथ का नाम है कर्नल टॉड के ग्रंथ का नाम है राजस्थान। वस्तुतः चारणों के साहित्य का स्वरूप तो 10वीं शताब्दी के बाद उभरता है, जब समाज में केंद्रीय शासन के ह्रास के बाद स्थानीय शासकों की भूमिका बलवती होती दिखाई पड़ती है। सामंतों के साथ ही साहित्य में चारणों का भी आविर्भाव होता है। काल विभाजन और नामकरण के स्पष्ट तालमेल के अभाव में यह नाम अनुचित लगता है। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं मिश्रबंधु। उन्होंने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखा। यह एक सामान्य सा नाम है। उन्होंने नाम की प्रस्तावना के पीछे कोई तर्क नहीं रखा। नामकरण की प्रस्तावना की सार्थकता ही उसके पीछे की तार्किक परिणति में होती है। इस नाम से उस काल के साहित्य के मुख्य मनोभाव और जनरुचि का पता नहीं चलता। अतः इस नाम को एक सामान्य नाम ही मानना चाहिए। मिश्रबंधु के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास क्षितिज पर आते हैं। इनके साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक युग प्रारंभ होता है। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास को प्रस्तुत करने में कोई ठोस दर्शन नहीं दिया, अपितु वे इतिहास का वास्तविक विवेचन भी करते हैं। उन्होंने इतिहास का मात्र साहित्यकार और कृतियों के संदर्भ में विश्लेषण ही नहीं किया, बल्कि इतिहास को ठोस सामाजिक वास्तविकता के रूप में भी स्वीकारा है। उन्होंने कालखंड के पीछे सक्रिय ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता को आधार बनाकर कालखंड का नामकरण किया। यदि उन्होंने साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा है, तो उसके पीछे उनकी एक स्पष्ट विचारधारा है, चाहे वह विवादास्पद ही क्यों न हो। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण करते हुए उन्होंने उसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी। वीरगाथा नामकरण के लिए उन्होंने यह तर्क स्थापित किया कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच लगभग 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। ये स्पष्ट अवधारणा वो प्रस्तुत करते हैं आचार्य शुक्ल जी। इस काल को वीरगाथा काल कहने के पीछे आचार्य शुक्ल के सिद्धांत में मताग्रह दिखाई पड़ता है हमें। आरंभिक काल की विविधतापूर्ण प्रवृत्तियों को छोड़कर वे एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा रचे गए साहित्य को अपना आधार बनाते हैं। वे नाथ, सिद्धों और जैनों के साहित्य को छोड़कर साहित्य की संवेदना का विकास देखना चाहते हैं। लेकिन क्या मजबूरी थी कि उन्हें भी अपभ्रंश काव्य के विवेचन के लिए विवश होना पड़ा। वे इन जटिल समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहते। इन जटिलताओं की परत को तोड़ने का अर्थ है साहित्य की उन परंपराओं को आत्मसात करना जो हमारी मुख्य धारा से अलग हैं, लेकिन जिन्हें हम अपने विवेचन में छोड़ नहीं सकते। काल विभाग के संदर्भ में हमने नाथों और सिद्धों के साहित्य को साहित्य में स्थान न देने के कारण पर चर्चा की, लेकिन
आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि में हम ये कह सकते हैं कि अब भी थोड़ी चर्चा जो है अपेक्षित है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि स्पष्ट है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अब ऐसा उनका मानना है आचार्य शुक्ल जी का। यदि विशुद्ध साहित्य को आधार बनाया गया तो हिंदी साहित्य के एक बड़े हिस्से को साहित्य से अलग करना होगा। हमें तुलसीदास, प्रेमचंद और निराला के साहित्य को भी हिंदी साहित्य से अलग करना होगा, क्योंकि इनकी रचनाएं भी शुद्ध साहित्य की सीमाओं में नहीं आती। यदि इन रचनाकारों को निकाला जा सकता है तो निसंदेह उन नाथों और सिद्धों की रचनाओं से भी विमुख होना पड़ेगा। यदि नहीं निकाला जा सकता तो यह दृष्टि की सीमा है। इस संदर्भ में हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब कुछ नया घटित होता है या नया रचा जाता है तो स्थापित से विरोध होना स्वाभाविक है। इसलिए विरोध होने मात्र से उसे साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता है। उन रचनाकारों ने समाज के सामने एक दूसरा विकल्प रखा। जहाँ तक सांप्रदायिकता की बात है, उसके संबंध में केवल इतना ही कहना है कि उस कसौटी पर समूचा भक्तिकाल सांप्रदायिक हो उठेगा। जहाँ तक जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों का सवाल है, जैन धार्मिक काव्यों में जीवन की गहरी मनोदशा का चित्रण है, उन्हें साहित्य में स्थान दिया जा सकता है। अपभ्रंश की इन रचनाओं को यदि आचार्य शुक्ल साहित्य में स्थान नहीं देना चाहते तो उसका एक कारण है, वस्तुतः उसमें विभिन्न प्रवृत्तियों का कोलाहल सुनाई पड़ता है। इस तरह के साहित्य में हिंदी साहित्य की आदिम संवेदना अपने अनघड़ रूपों में अपना रास्ता टटोल रही थी, जीवन के विविध अनुभवों को ग्रहण कर रही थी उस समय। इसलिए किसी एक विशिष्ट प्रवृत्ति से हम उसे बंधी हुई नहीं पाते हैं। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया है, उनकी चर्चा यहाँ आवश्यक है। वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है विजयपाल रासो, खुम्मान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, हमीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की मुकरियाँ। इन 12 पुस्तकों को आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। इन पुस्तकों को इतिहास की सामग्री बनाते हुए इतिहासकार में संकोच और झिझक है, क्योंकि इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने लिखा है। दूसरी बात, अब वे कहते हैं, वे लिखते हैं, उनकी कोटेशन है ये। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। ये उदाहरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य ने जिन पुस्तकों को आधार बनाया था उसकी संदिग्धता इतनी बढ़ गई कि उनके द्वारा किए गए नामकरण की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। इन पुस्तकों की प्रामाणिकता का संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक होगा। इन 12 पुस्तकों में विद्यापति रचित कीर्तिलता, पदावली तथा नरपति नाला द्वारा रचित बीसलदेव रासो ही प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। हमीर रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका उपलब्धि नहीं है। हमीर विषयक एक जो पद्य है प्राकृत पेंगलम, इसमें जरूर जो है हमीर का नाम आता है, जिसके बारे में शुक्ल जी का विश्वास है कि वह हमीर रासों का ही है। इस प्रकार कुछ छुटपुट जो प्रमाण हैं वो इतिहास का ढांचा खड़ा करने में मुश्किलात पैदा करते हैं। खुम्मान रासों में 9वीं शताब्दी के खुम्मान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन उसमें मेवाड़ के प्रवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है।
इससे इस बात का पता मिलता है कि यह रचना 16वीं शती के आसपास की है। परमाल रासो लोक गान है, वह विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूपों में गाया जाता है। जयानक के पृथ्वीराज विजय के प्रकाशन के साथ पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता भी संदिग्ध हो गई। आचार्य शुक्ल ने स्वयं लिखा है, इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। ये स्वयं आचार्य शुक्ल जी का उदाहरण है। जब इन ग्रंथों की प्रामाणिकता ही संदिग्ध है तो उसके आधार पर किया गया नामकरण कितना असंदिग्ध हो सकता है, यह सोचने की बात है। राजस्थान के साहित्य और संस्कृति के विद्वान मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है, ये उनका उदाहरण है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जिसके आधार पर वीर गाथा काल की कल्पना की गई है, राजस्थान के किसी समय विशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को सूचित नहीं करते, केवल चारण भाट आदि वर्ग के कुछ लोगों की जन्मजात मनोवृत्ति को प्रकट करते हैं, ऐसा मोतीलाल जी मेनारिया का कहना है। जिस रासो ग्रंथ की प्रबंध परंपरा को लक्ष्य करके आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, उसमें विद्यापति की रचना का प्रवेश नहीं हो पाता है। यह ठीक है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका इसी कोटि के ग्रंथ है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि मैथिल कोकिल विद्यापति का महत्व जो है वो उनकी पदावली को लेकर है, जिसमें श्रृंगार की ऐहिकता और भक्ति की धार्मिकता है। मानवीय मनोभाव की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का सामंजस्य उनमें मिलता है। नामकरण संबंधी सारे तथ्यों पर विवेचन के बाद वीरगाथा काल की प्रासंगिकता क्या है, यह सोचने की आवश्यकता है। आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल संबंधी मान्यताओं के परीक्षण के उपरांत उनके बाद के इतिहासकारों की मान्यताओं पर भी विवेचन करना अनिवार्य है। आचार्य शुक्ल के बाद इतिहासकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में एक नाम सुझाया। उन्होंने इस प्रथम काल को हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम उन्होंने सुझाया संधि और चारण काल। उनका नाम दो भागों में विभाजित है। इस प्रकार के नाम के पीछे चिंतन का जो आधार है वह दो भागों में टूटता दिखाई देता है। यह चिंतन भाषा और संवेदना के दो स्तरों पर विभाजित है। संधि भाषा की अवस्था को सूचित करता और चारण संवेदनागत वास्तविकता है। उनके संधि कहने का तात्पर्य प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की मिलीजुली भाषा से है, जो उस समय विकसित हो रही थी। चारण कवियों की कृतियों को ध्यान में रखकर उन्होंने चारण काल नाम प्रस्तावित किया, परंतु मात्र चारणों ने ही उस काल के साहित्य को निर्मित नहीं किया था। उसमें जैन, नाथों, सिद्धों, लौकिक साहित्य के रचयिताओं का भी योगदान था। इस नामकरण को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो उन अनेक कवियों और साहित्यकारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जिनका इस काल के साहित्य निर्माण में बड़ा योगदान है। इस नाम से साहित्य की सामूहिक मनस्थिति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। स्पष्ट मौलिकता और नवीनता के अभाव में इस नामकरण का ऊपरी हिस्सा ही कमजोर हो गया। रामकुमार वर्मा के इतिहास के उपरांत राहुल सांकृत्यायन इस काल का विस्तृत विश्लेषण अपनी पुस्तक मध्यकालीन काव्य धारा में करते हैं। राहुल सांकृत्यायन प्रथम काल के लिए सिद्ध सामंत काल का जो नाम सुझाते हैं। इस नामकरण के माध्यम से वे तत्कालीन समाज की वास्तविकता और जीवन के अनुभव को गहराई में पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंतन में यहाँ भी एक फांक है जो नामकरण के दो अलग अलग हिस्सों में प्रस्तावित होती है। राहुल जी जब सिद्ध और सामंत नाम प्रस्तावित करते हैं तो उनका परिप्रेक्ष्य और संदर्भ अधिक खुला हुआ और विस्तृत दिखाई पड़ता है। सिद्धियां मात्र बौद्धों की साधना का विषय नहीं है। सिद्धियां धार्मिक रचनाओं की एक मुख्य प्रवृत्ति बन जाती हैं।
उनके अनुसार सिद्धियां इस काव्य में उसी प्रकार प्रेरणा की विषय थी जिस प्रकार प्रवृत्ति काल में भक्ति प्रेरणा का प्रमुख आधार बनी थी। सिद्धियों को हम एक प्रकार से प्रोटेस्ट कह सकते हैं। यह प्रतिरोध वर्णवाद और व्यवस्था के संदर्भ में तत्कालीन समाज में उपजा था। इसलिए उनकी रचना में उन असंख्य लोक समूहों की वाणी है जिन्हें व्यवस्था ने हमेशा हाशिए पर रखा था। यही कारण है कि उनका साहित्य अनगढ़ है। उसमें अभिजात साहित्य का सौंदर्य हमें नहीं मिलता है। सिद्ध के अतिरिक्त इस काल के नामकरण में राहुल जी एक शब्द सामंत को जोड़ते हैं। सामंत तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को सूचित करते हैं। हम वीर गाथा काल, चारण काल आदि जितने भी नामकरण की सूची पाते हैं उसके मूल में सामंतवादी व्यवस्था की छाया ही दिखाई पड़ती है। केंद्रीय व्यवस्था के विखंडन से सामंतों का वर्ग तेजी से राजनीतिक परिदृश्य में उभरता है। वह धीरे धीरे जीवन व्यवस्था और संस्कृति को आच्छादित कर देता है। यह नाम जो है साहित्य और राजनीति की संपूर्ण प्रवृत्ति को गहराई में जाकर पकड़ता है। सामंत कवियों के प्रधान आश्रयदाता ही नहीं, उनके काव्य नायक भी थे। ये कवि उन्हीं को केंद्र में रखकर कविता की रचना करते थे। उनकी रचनाओं में श्रृंगार और वीर के मिश्रित मनोभाव हैं, जो सामंती साहित्य का एक प्रमुख लक्षण है। लेकिन राहुल जी द्वारा दिया गया नाम विद्वानों में लोकप्रिय नहीं हुआ। नामकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके बारे में व्यापक सहमति हो। किसी भी नामकरण पर विद्वानों में सहमति के उपरांत ही उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल भी कहा जाता है। यद्यपि इसकी प्रस्तावना आचार्य शुक्ल के इतिहास में भी मिलती है, लेकिन उन्होंने आदि शब्द को काल तक ही सीमित रखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रवृत्ति के रूप में आदि शब्द को स्वीकार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ में लिखा है। ये उनका उद्धरण है। कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस पुस्तक में भी इस काल को इसी नाम से कहा गया है। इस पुस्तक में इस नाम में एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। आदिकाल से साहित्य की आदिम प्रवृत्ति का बोध होता है। वह भाषा की आदिम अवस्था हो सकती है और वह संवेदना की भी आदिम अवस्था हो सकती है। आदिकाल में वीर, श्रृंगार और भक्ति जैसी कई मनोवृत्तियों के साहित्य रचे गए थे। जिस काल में इतनी तरह की मनोवृत्तियां सक्रिय हों, उस काल के लिए एक नाम खोज पाना निस्संदेह है। आदिकाल नाम में परस्पर विरोधी चेतना के साहित्य को भी बिना किसी उलझन के स्थान दिया जा सकता है। आदिकाल नामकरण से विविध मनोभावों की रचनाओं को एक साथ रखने का कोई अनौचित्य प्रतीत नहीं होता है। साहित्यिक वैविध्य को भी एक आधार मिल जाता है। इसी कारण यह नाम विद्वानों में अधिक लोकप्रिय हुआ। द्विवेदी जी द्वारा दिए गए नाम आदिकाल को यदि व्यापक स्वीकृति मिली तो इसलिए कि वे अपने नामकरण में जनता के उस सामूहिक मन को पकड़ते हैं जिससे साहित्य की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। इस सामूहिक मनस्थिति को पाने के लिए व्यापक पृष्ठभूमि को स्वीकार करना होता है और द्विवेदी जी ने व्यापक चेतना से इतिहास के अंतर्विरोधों को देखा है। इसलिए उनकी दृष्टि उन बिंदुओं की ओर गई जिससे अब तक इतिहासकार अनदेखा कर रहे थे। उन बिंदुओं को उन्होंने उसे निचोड़ने की कोशिश की है। उनके नामकरण में दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने साहित्य के विराट प्रवाह में अंतर्वस्तु का मूल्यांकन किया है। अतः अधिकतर हिंदी साहित्य के विद्वान
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा बताए गए हिंदी साहित्य के सबसे प्रथम काल का नाम जो उन्होंने बताया आदिकाल, उस पर सहमत है और आज इसे व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तव में हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम, सुझाए गए नाम आदिकाल का महत्वपूर्ण स्थान है और साहित्य के इस कालखंड का नाम सभी विद्वान आदिकाल के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये थी विस्तृत चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की। आशा है आप सभी इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।